अगर पूर्णिया की बात करें या ओवरऑल बिहार की राजनीति की बात करें तो तेजस्वी यादव एग्रेसिवली लड़ाई लड़ते हुए तो कम से कम नजर आ रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में बीजेपी की जीत की रथ को रोका जाए, एनडीए की जीत को रथ को रोका जाए, ताकि उन्हें अपने पर्सनल ग्रजेस भी इसलिए इस बीच भुलाने पड़े, तो इससे भी वो गुरेज नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पप्पू यादव को लेकर देखें तो लालू प्रसाद यादव को हमेशा से ही रिजर्वेशन रहा है। शुरू में ज़रूर बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उनकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि लालू यादव को नागवार गुजरी। उसके बाद एक बार जब उन्होंने दूर किया तो दोबारा कभी करीब नहीं आने दिया था। लेकिन इस बार ज़रूर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क इस लिहाज से नहीं पड़ेगा कि यादवों के लिए आइकॉन तो ऑलरेडी लालू प्रसाद यादव हैं। और पूर्णिया सीट की बात कर लें तो पूर्णिया में अगर 5 लाख के आसपास शेड्यूल कास्ट मतदाता हैं तो लगभग 7 लाख के आसपास मुस्लिम हैं। यादव की संख्या पूर्णिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख के आसपास यादव होंगे। और जितने यादव हैं कमोबेश अगर ब्राह्मण की बात कर लें तो उनकी संख्या भी उतनी ही है। बड़ा फर्क उसमें यह रहेगा कि नॉन यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन के खिलाफ जो पिछड़ी जातियां हैं वो किस प्रकार से गोलबंद होती हैं। और इसी के चलते आप देख रही हैं कि संतोष कुशवाहा 2 बार से लगातार वहां पे जीत रहे हैं। कुशवाहा को कैंडिडेट को दिया था, पहले वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन पूर्णिया सीट जेडीयू के पास गई तो उनको जेडीयू में भेजा गया। बैक टू बैक 2 बार उनकी जीत हो चुकी है। तो इस कॉम्बिनेशन के सहारे आप समझ सकते हैं कि जेडीयू किस रणनीति पे चलता है कि नॉन यादव ओबीसी जो है उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाए। और वहाँ पर यादव इतना एग्रेसिवली गोलबंद होते हैं आरजेडी के पक्ष में कि ऑटोमेटिकली दूसरा रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए गठबंधन में आसानी से आ जाता है। प्राची, देखिए, पप्पू यादव के प्रभाव वाली और भी सीट हैं, उनकी भी आइए चर्चा कर लेते हैं। सुपौल और कटिहार की बात कर लेते हैं। सुपौल, जहां से उनकी पत्नी पहले सांसद रह चुकी हैं, यानी कि रंजिता रंजन पहले कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं सुपौल से। हालांकि 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जेडीयू के फिलहाल दिलेश्वर कामेत यहां से सांसद हैं। 2019 में कामेत ने पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस की उम्मीदवार रंजिता रंजन को लगभग 3 लाख वोटों से हराया था। बाद में कांग्रेस ने रंजिता रंजन को राज्यसभा भेज दिया। पप्पू यादव को कांग्रेस में लाने में रंजिता रंजन की अहम भूमिका रही है। हालांकि इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जहां जेडीयू को 55% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को 39% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 6% वोट जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जहां पर लड़ाई जेडीयू और कांग्रेस के बीच में है, वहां पर एक अच्छी लीड कांग्रेस जेडीयू ले रही है, बढ़त जो है जेडीयू ले रही है, और अच्छे खासे मार्जिन से जो कांग्रेस है वो पीछे छूट रही है। अगर आप सुपौल की बात करेंगे तो इस सुपौल में 55% वोट जो है वो जेडीयू के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ 39 यानी कि 39% वोट जो है वो जा सकता है। और कटिहार की अगर हम बात कर लें, कटिहार भी आपके सामने रख देते हैं। यहां तो एक तरफा आपको देखने को मिल रहा है सुपौल में, लेकिन कटिहार की अगर बात करें तो ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और 2019 में जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी ने यहां कांग्रेस के तारिक अनवर को लगभग 60,000 वोटों से हराया था। इस बार भी कांग्रेस इस सीट पर दावेदारी कर रही है। इस बार यहां क्लोज फाइट देखने को मिल सकती है, लेकिन जेडीयू सीट बचाने में कामयाब होती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां जेडीयू को 49% वोट शेयर जा सकता है और कांग्रेस को 46%। कांटे की टक्कर है इस सीट पर। कटिहार की अगर आप बात करेंगे, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इस सीट पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि सिर्फ 3% का मार्जिन जेडीयू और कांग्रेस के बीच में नजर आता है। अभी की स्थिति ये बता रही है इस वोट शेयर को देखते हुए कि जेडीयू इस सीट को निकाल तो सकती है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस और जेडीयू के बीच में कांटे की टक्कर है। यानी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे आप कह सकते हैं कि कुछ बदलाव इन वोट शेयर में देखने को मिल सकता है। कटिहार की बात करें, चाहे हम सुपौल की बात करें, विजय जी, ये बदलाव क्या वाकई में हो सकता है? कांग्रेस यहां जीतने की स्थिति में हो सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट कांग्रेस निकाल पाई थी, किशनगंज की सीट जीती। कटिहार सीट एक ऐसी है जहां पर कांग्रेस को उम्मीद हो सकती है कि वो कितना इसमें बढ़ सकती है, और माइनॉरिटी वोट है, खासतौर से माइनॉरिटी वोट को कितना इंटैक्ट करके, और तेजस्वी की वहां पर जो एंट्री है, तेजस्वी किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए कटिहार सीट पर थोड़ा सा एक संभावना बनती दिख रही है। दूसरा, सुपौल में तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को समझिए, पप्पू यादव को कोई यादव वोट की वजह से नहीं, एक यादव लीडरशिप को इंटैक्ट रखने के लिए लालू यादव ने रखा, जबकि लालू यादव की पप्पू यादव से नाराजगी भी बड़ी सब लोगों को जाहिर रही है कि किस तरह से रही है। और वहाँ पर ये पप्पू यादव लगातार हारते रहे, उनकी पॉलिटिक्स जो है लगातार कमज़ोर होती रही है, तो उनके लिए ये पॉलिटिकल रिवाइवल का एक मौका है। तो वो किस तरह से इस लड़ाई को लड़ते हैं। और कोविड में यदि आपको ध्यान हो तो कोविड के दौरान पप्पू यादव अपने इलाके में बहुत उन्होंने काम किया, उसका भी एक फ़ायदा। हालांकि एक नेगेटिव बात यह है कि वो एक ज़माने में जब दबंग होते थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी उनके खिलाफ वोट करने की।
आज जब वो पॉलिटिक्स में पूरी तरह से उतर आए हैं तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब उसका फायदा नुकसान कितना होता है, लेकिन उनका पॉलिटिकल रिवाइवल का लास्ट चांस है। रंजीत रंजन जो उनकी वाइफ हैं वो बेहतर वो रही है लीडर, और कांग्रेस में उनका ठीक से व्यवस्था है, उसी की वजह से यहाँ पर वो आए हैं। अभी बेहतर भावेश आप समझा सकते हैं, पप्पू यादव के इधर कांग्रेस में आ जाने से, विलय हो जाने से उनकी पार्टी से क्या चुनावों पर असर पड़ेगा? देखिए, जो जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है बिहार में पप्पू यादव को लेकर, देखिए पप्पू यादव के पास बहुत ज़्यादा वोट बैंक है नहीं। बिहार बहुत पहले इस तरह के लोगों को रिजेक्ट कर चुका है। 2005 के बाद से आप देखेंगे, चाहे पप्पू यादव हो या आनंद मोहन भी हो या सूरजभान सिंह हो, सबको रिजेक्ट कर चुका है। लेकिन समय समय पर जो राजनेता हैं जो इसके खिलाफ खुद खड़े थे, उसको खुद कभी न कभी रिवाइव करते आ रहे। जैसे सूरजभान सिंह को जनता ने रिजेक्ट किया, लेकिन बीजेपी एलजेपी ने खुद फिर उनको बढ़ाया। पप्पू यादव को जनता ने रिजेक्ट किया, लेकिन आरजेडी के टिकट पर 2014 में जीते थे, फिर इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन जनता वहां पे इनके साथ है नहीं। आप विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी का स्थिति देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लालू यादव की कोशिश जो है, जैसे अभी बात चल रही थी कि यादवों को पूरी तरह, यादव के जो आइकॉन है उसको इंटैक्ट करने की कोशिश करें, ये कोशिश है। लेकिन उसके साथ एक बड़ा कोशिश ये है कि जो 90 के दौर में जो एक बाहुबली टाइप के लोग होते थे उनको फिर से जोड़ने की कोशिश है। उसी कड़ी में एक जो मुंगेर सीट है उस पर भी किसी बाहुबली की वाइफ को टिकट देने की बातचीत चली। ये सब जरूर कोशिश है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बिहार इन सब कोशिशों को बहुत पहले नकार चुका और जनता इन सब कोशिशों को साथ नहीं देती। लेकिन एक पैटर्न देखे, जो अभी हमने जितनी भी सीट पे देखा, बीजेपी के साथ बीजेपी ने एक मिस्टेक क्या किया मैं बताऊँ। पिछली बार जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन था पूरे एनडीए पार्टनर्स के बीच में, वो क्या था, बीजेपी वर्सेस आरजेडी ज़्यादा थी। अमूमन माना जाता है कि बीजेपी वहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ते, लेकिन नहीं, सिर्फ 2 सीटों पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी, एक पटना साहिब और सासाराम। बाकी सभी सीटों पे बीजेपी ने खुद चैलेंज लेकर आरजेडी को शिकस्त दी थी, और ज़्यादातर अधिकतर सीटों पे आईएनसी, कांग्रेस वर्सेस जेडीयू या कांग्रेस वर्सेस जो एनडीए के दूसरे पार्टनर्स था, उसमें बड़ी लीड ली थी इनकी एनडीए के पार्टनर्स ने भी। अब यहाँ पे उनको कुछ और एडजस्टमेंट करना चाहिए था, क्योंकि जो इनके दूसरे एनडीए के दूसरे पार्टनर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। जैसे जेडीयू के साथ स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है कि वो कभी इधर रहते कभी उधर रहते। एलजेपी के साथ भी प्रॉब्लम है कि वो 2 भागों में बंट चुकी है। तो बीजेपी को आरजेडी कांग्रेस ये समय खुद वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैं कह रहा था कि पुराने पैटर्न में शायद कुछ न कुछ गड़बड़ रहेगी इस बार, शायद इसीलिए दिख रहा है अधिकतर सीटों पे जहां पे जेडीयू वर्सेस आरजेडी, वहां पे कुछ न कुछ। ठीक है, अब ये आपने कहा बाहुबली को रिजेक्ट किया है, तो लवली आनंद के प्रोस्पेक्ट कैसे देख रहे हैं आप? मैं वही कहा आपको कि धीरे धीरे जो जनता ने रिजेक्ट किया, तो लेकिन राजनीतिक दल खुद उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सीट बहुत सारी हैं, अगली सीटों की चर्चा कर लेते हैं। और ये जो सवाल आपने उठाया सीट सिलेक्शन को लेकर और बंटवारे को लेकर एनडीए के बीच में, इसका जवाब देवेंद्र से जरूर समझेंगे। आइए वाल्मीकि नगर की बात कर लेते हैं। एनडीए का ये मजबूत गढ़ है, कुर्मी कुशवाहा कोयरी जाति की मजबूत तादाद है। 2008 में सीट अस्तित्व में आई, तब से अब तक कांग्रेस या आरजेडी यहां कभी नहीं जीत पाई है। 4 चुनाव में 3 बार जेडीयू, 1 बार बीजेपी का सांसद रहा है। बीते 2 बार से जेडीयू जीत रही है। सुनील कुशवाहा मौजूदा सांसद हैं, यहां जेडीयू बड़े मार्जिन से जीत सकती है। एक तरफा जाता हुआ वाल्मीकि नगर का चुनाव नजर आ रहा है। 53% वोट जो है वो जेडीयू को जा सकता है, कांग्रेस को 37% वोट जा सकता है, अन्य के खाते में 10% वोट जा सकता है। यानी ये चुनाव, वाल्मीकि नगर का चुनाव तो एक तरफा नजर आ रहा है। अब किशनगंज सीट की बात कर लेते हैं। एकमात्र सीट जो 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने जीती थी, ये बिहार की सिंगल सीट है जो कि एनडीए नहीं जीत पाया था और यहां कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जेडीयू को लगभग 35,000 वोटों की क्लोज फाइट में हराया था। बीते 2 चुनाव से यहां कांग्रेस को जीत मिल रही है। बीजेपी सिर्फ एक बार ये सीट 1999 में जीती थी, जब शाहनवाज हुसैन को मैदान में उतारा था। अभी भी यहां एक तरफा जीत कांग्रेस की ही नजर आ रही है। कांग्रेस 51% वोट शेयर के साथ लीड कर रही है इस सीट पर, किशनगंज पर, जबकि जेडीयू सिर्फ 32% वोट जो है वो जेडीयू को जा सकता है। यानी कि ये सीट जो है वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है। अब आइए नालंदा की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार का अपना जिला है नालंदा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ की सीट वो जेडीयू के पास ही रखते हैं। 19 के चुनाव में जेडीयू के कौशलेंद्र सिंह 2.5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। नालंदा की सीट कुर्मी बाहुल्य सीट है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ जेडीयू को 54%, और अगर आप बात करेंगे कांग्रेस को तो 37% यहाँ कांग्रेस को मिल सकता है। यानी ये एक तरफा जीत है। ये नालंदा की जो सीट है, चूंकि गृह जिला है,
ये नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री का, तो यहाँ 54% वोट शेयर जो है वो जा सकता है जेडीयू के साथ, और कांग्रेस 37%। इस सीट पर भी एक तरफा जीत जो है वो नजर आ रही है। नालंदा में जेडीयू जीत रही है, किशनगंज की वो सीट है जहां अभी भी कांग्रेस अच्छे खासे मार्जिन से लीड ले रही है। किशनगंज वो सीट है जिस पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। किशनगंज की सीट एक बार देवेंद्र आप भी समझा दीजिए। इस सीट पर जेडीयू जरूर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई फर्क कांग्रेस के सामने डाल पा रही है ऐसा नहीं नजर आ रहा है। और तकरीबन 60% 60 से 64% के आसपास अगर मुस्लिम वोट हो वहाँ पे, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि फिर एनडीए गठबंधन के लिहाज से कितनी मुसीबत भरी बात होगी कि वहाँ पर फाइट को क्लोज भी बनाना। वहाँ पर एक ही उम्मीद बच जाती है कि किसी प्रकार से अगर ट्रायंगुलर क्रिएट कर सके तो शायद थोड़ा हार जीत का अंतर थोड़ा कम हो सके। किशनगंज की ये समस्या है। कटिहार में भी आप देखें तो 54 से 55% वहाँ पर मुस्लिम आबादी है। हालांकि बीजेपी के सांसद निखिल चौधरी 3 बार वहाँ जीते थे, तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि मुस्लिम वोटों में थोड़ा बंटवारा हो जाता था। निखिल चौधरी की अपनी छवि बहुत अच्छी थी और इसके अलावा हिंदू वोट एकदम से पोलराइज हो जाता था। तो सीमांचल वाली जो सीटें हैं वहाँ पर एनडीए गठबंधन के लिए मुसीबत है ही। और किशनगंज की एक सीट है जिसमें बीजेपी के भी नेताओं से बात कीजिए, जेडीयू तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के नेताओं से भी बात कीजिए, तो वो एक तरह से किशनगंज को एक्सक्लूड करके ही बाकी सीटों पर बात करते हैं। कुछ सीटें होंगी जो कि बहुत नज़दीकी मुकाबला वाले होंगी, जैसे जहानाबाद की बात कर लें, बांका की बात कर लें या कटिहार की बात कर लें, तो ये नज़दीकी वाला मुकाबला वाले होंगे। लेकिन किशनगंज को उस रीच से भी बीजेपी के नेता भी बाहर मानते हैं। हकीकत भी वही है। प्राची, देवेंद्र जी से समझना चाहता हूँ, क्योंकि देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बारीकी से समझते हैं। देवेंद्र, आपने अभी माइनॉरिटी सीट्स की बात की, कटिहार की भी और किशनगंज की भी। ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में माइनॉरिटी जो डोमिनेंट सीट हैं वहाँ रिवर्स पोलराइजेशन नहीं कर पाती, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो कर लेती है? आपने देखा हो कि पिछले चुनावों में भी माइनॉरिटी सीट जितनी भी थी उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये क्यों फ़र्क रहता है बिहार और उत्तर प्रदेश में? आप दोनों राज्यों को भी समझते हैं और बीजेपी को भी? नहीं, लेकिन यूपी वाले में अगर देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, वहाँ वजह ही वही थी कि वो माइनॉरिटी वोट में डिवीजन वहाँ संभव नहीं था। बीएसपी उनके साथ चली गई थी। अगर ट्रायंगुलर हो और वहाँ पे माइनॉरिटी वोट में डिवीजन हो जाए फिर तो बीजेपी के लिए आसान होता है। अगर ऐसा नहीं है तो चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश, समझा जा सकता है कि कितना मुश्किल है। और बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में तो और ज़्यादा मुसीबत इस लिहाज से होती है कि वहाँ पर एमवाई समीकरण तो लालू प्रसाद यादव के साथ इतना इंटैक्ट रहता है कि उस गठबंधन में न सिर्फ अपना वोट वो देते हैं, बल्कि उनका वोट देने का जो प्रतिशत होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सीमांचल के हालांकि कुछ पॉकेट्स में आप देखें तो वैसे ही पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि 5 सीटें वैसे ही जीतने में सफल रहे थे। लेकिन अगर वो फैक्टर नहीं है तो फिर वहाँ पर मुस्लिम वोट में बिखराव हो नहीं पाता और वहाँ पर बीजेपी के लिए तो मुसीबत रहती ही रहती है। हाँ, कटिहार जैसी सीट पर जैसा कि पहले मैंने कहा कि निखिल चौधरी बैक टू बैक 3 बार जीते थे, उसके बाद जेडीयू को वो सीट दे दी गई थी। शायद बीजेपी का अपना इंटरनल कुछ डायनेमिक्स ऐसा था कि निखिल चौधरी का रास्ता वो लोग आगे रुकना चाहते थे, इसलिए जेडीयू के हिस्से में वो सीटें दे दी गई। होता भी ऐसा है पॉलिटिकल पार्टीज में। अन्यथा वो सीमांचल वाली सीट तो हमेशा से मुसीबत भरी बात रहती है बीजेपी के लिहाज से।